लास्ट टाइम हमने बेसिक्स टॉपिक पढ़ लिए थे अपने कुछ, तो उससे आज आगे कंटिन्यू करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट से। पहला टॉपिक हमारा रहेगा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या होता है? सिंपल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। ठीक है, कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसे बोलते हैं कार्बोकैटायन। हमारे पास बेसिकली ये बनता कैसे है? मान लो हमारे पास कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, फॉर एग्जांपल एच एच एच, कुछ भी ग्रुप लगा सकते हैं हम यहाँ पे। हमारे पास ये सब कुछ था। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने क्या किया, ये हाइड्रोजन मान लो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके चला जाए, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। ठीक है, अब ये कार्बोकैटायन 3 टाइप का होता है। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के एक अल्काइल ग्रुप लगा दूँ R, तो उसे बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और 2 जगह लगा दूँ तो 2 डिग्री, और 3 जगह लगा दूँ तो 3 डिग्री। तो मैं तीनों का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और 3 वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं सिंपल कार्बोकैटायन। एक कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, उसकी एक वैलेंसी को अल्काइल ग्रुप सेटिस्फाई करे, बाकी हाइड्रोजन करे, इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन। सिमिलरली अगर 2 वैलेंसी पे अल्काइल ग्रुप आ जाए तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और तीनों पे आ जाए तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन। एक और बात याद रखना, 1 डिग्री कार्बोकैटायन ये हुआ 2 डिग्री, और ये हुआ 3 डिग्री। 3 डिग्री वाले का दूसरा नाम होता है टर्शियरी, सेकेंडरी वाले का दूसरा नाम होता है, 2 डिग्री वाले का नाम होता है सेकेंडरी, और 1 डिग्री कार्बोकैटायन का नाम होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब क्लियर विद दिस? तो होता क्या है, ये तीनों हमारे पास कार्बोकैटायन है। आपसे कोई पूछे इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है कि 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है कि 1 डिग्री? अब ध्यान करो, मैंने आपको पढ़ाया था इंडक्टिव इफेक्ट, मैंने आपको पढ़ा रखा है इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ था। अब मेरा पिछला वीडियो चेक कर लेना, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट मैंने पूरा अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का, और वो भी कौन से इफेक्ट की वजह से? दैट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज़ प्लस आई इफेक्ट। ये यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप आ गया, क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, क्या वो इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको थोड़ा सा कम कर देगा और अपने ऊपर थोड़ा सा शेयर कर लेगा, तो ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। देखो, अगर कार्बन एक जगह टिका रहे, एक जगह पे रहे, तो वो सिस्टम को अनस्टेबल करता है। जितना इस चार्ज पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना सिस्टम ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा इसने अपने ऊपर ले लिया, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन इसके कंपैरिजन में, सिंपल कार्बोकैटायन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन की बात करें तो यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज पार्शियल वाला दोनों के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज को 2 अल्काइल ग्रुप ने शेयर कर लिया, और यहाँ पे 3 कर लेंगे, तो यहाँ 3 कर लेंगे, तो यहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी? तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो इसको एज इट इज कॉपी कर लो, और आप इसका रीज़न क्या लिखेंगे? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अगला टॉपिक रहेगा इसके बाद कार्बो एनायन का। दूसरा टॉपिक है कार्बो एनायन। कार्बो एनायन क्या होता है? कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, किसी भी कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज होता है इसको कार्बो एनायन बोलते हैं। अब सुनो, सिंपल कार्बन की 4 वैलेंसी बना लो, वही पुराने तरीके से। अब इस कार्बन के पास एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। कोई ग्रुप ऐसा हो कि अपने आप को एज इट इज अपना भी इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ जाए, तो वो क्या बना देगा? यहाँ पे कार्बो एनायन बना देगा। ये कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये सिंपल कार्बो एनायन है। अगर मैं इसी कार्बन पे जिस पे नेगेटिव चार्ज है एक हाइड्रोजन की जगह एक अल्काइल ग्रुप लगा दूं, तो इसको बोलते हैं हम 1 डिग्री कार्बो एनायन। फिर से यहाँ पे लगा दूंगा मैं 2 ग्रुप, तो ये बन जाएगा 2 डिग्री कार्बो एनायन, और फिर से यहाँ लगा देंगे हम 3 ग्रुप, तो बन जाएगा 3 डिग्री कार्बो एनायन। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बो एनायन। आर वी क्लियर? अब ये नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ जाए तो सिस्टम अनस्टेबल, और अगर कम हो जाए तो स्टेबल।
जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। कौन से इफेक्ट से? प्लस आई इफेक्ट से। अल्काइल ग्रुप तो पता ही है आपको, सिंपली प्लस आई इफेक्ट लगाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेगा। तो इस अल्काइल ग्रुप ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया कार्बन को, और डोनेट करने के बाद ये नेगेटिव चार्ज पहले से ही था और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ा दिया, इस पर और ज़्यादा बढ़ गया और इस पर सबसे ज़्यादा बढ़ गया। तो इस बार 3 डिग्री सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि चार्ज सबसे ज़्यादा उसी के पास है, डिस्ट्रीब्यूट तो किसी ने किया नहीं, ऊपर से चार्ज बढ़ा दिया। तो ये वाला सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, ये उससे ज़्यादा स्टेबल और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो इस वाले केस में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर कार्बो एनायन के अंदर। ठीक है, तो कार्बो कैटायन, कार्बो एनायन आपको समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मैं आपको समझा चुका हूँ पहले, एक बार रिविजन के लिए बता दूँ। इलेक्ट्रोफाइल क्या था, इलेक्ट्रोफाइल क्या था और न्यूक्लियोफाइल क्या था, जैसे एक रिविजन की फॉर्म में लिखते हैं। इलेक्ट्रोफाइल था इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, और न्यूक्लियोफाइल था न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग। और न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिवली चार्ज लविंग, पॉजिटिवली चार्ज्ड लविंग स्पीसीज। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब नेगेटिवली चार्ज लविंग। अभी क्लियर? नेगेटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? जिस पे खुद पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल 2 टाइप के थे, एक थे पॉजिटिवली चार्ज और एक थे न्यूट्रल। और न्यूट्रल भी कौन कौन से थे? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं BF3, AlCl3, हमने ऐसे कुछ एग्जांपल्स लिखे थे लास्ट लेक्चर में, एक बार चेक कर लेना। पॉजिटिवली चार्ज के अंदर हमने लिख दिया था Cl पॉजिटिव, H पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, ये सब के सब क्या है हमारे पास? ये सब के सब हो गए हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज वाले। न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियस लविंग है या तो पॉजिटिवली चार्ज लविंग है। अब पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा? जिसके पास खुद पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल 2 टाइप के निकल के आते हैं, एक होते हैं नेगेटिवली चार्ज, एक होते हैं न्यूट्रल। नेगेटिव चार्ज वालों का एग्जांपल Cl नेगेटिव ले लो, H नेगेटिव ले लो। H नेगेटिव पता क्या बोलता है? इसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल्स ले लेना। यहाँ पे है आपका न्यूट्रल, न्यूट्रल वाले में वो स्पीसीज़ लोगे आप जिसके पास लोन पेयर होगा, तो लोन पेयर वालों को आप न्यूक्लियोफाइल कंसिडर कर सकते हो। यहाँ तक आपको मैंने रिवाइज कराया, क्योंकि मैंने रिवाइज इसलिए कराया क्योंकि मुझे इसके बाद पढ़ाना है आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलो अगला टॉपिक रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन का। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ध्यान से देखो। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जो पहला टॉपिक हमारा रहेगा, नहीं इसको ना ऐसे याद रखो, यहाँ बनाओ इलेक्ट्रोफिलिक, इधर बनाते हैं न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक 2 टाइप की, न्यूक्लियोफिलिक 2 टाइप की। इलेक्ट्रोफिलिक सबसे पहले याद रखना आप एडिशन रिएक्शन, यहाँ लिखना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये लिखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहाँ लिखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? सीधा सीधा पहले एग्जांपल याद करो, फिर एक एक करके हम मैकेनिज्म देखेंगे सारी रिएक्शंस का। ध्यान सुनो, ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब, पहले आप एग्जांपल्स याद करो, ये होता किसके अंदर है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? ये हमेशा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके अंदर होगा? ये होगा हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर। किसके अंदर होगा? एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहाँ पर होगा? ये होगा एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो जैसे जिस सीक्वेंस में याद करा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में याद रखो, फालतू का दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना है कि पहले आपको सिर्फ एग्जांपल्स याद रखने हैं, फिर मैं एक एक करके मैकेनिज्म समझाऊंगा तब याद रखना है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस में होता है? ये होता है अल्काइल हैलाइड में। इसका फॉर्मूला होता है RX, तो आप चाहो तो इसको नाम भी लिख लो, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, क्लियर हो गया? हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। और जहाँ पर भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 11th क्लास हो या 12th क्लास हो आने वाले टाइम में, जहाँ भी आपको डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन या एल्काइन के कोई रिएक्शन दिखेंगे तो पक्का वो इसी मैकेनिज्म से हो रहे होंगे। एल्डिहाइड कीटोन का कभी कोई मैकेनिज्म आपको याद एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ये बेसिक समझ लोगे तो सारा कुछ क्लियर रहेगा। ठीक है, चलो
तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहली बात, इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज क्या था? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं ऐड हो रहा है, ध्यान से समझो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है? इथीन। ठीक है, मैंने आपको समझाया हुआ पहले, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और दो ही एलिमेंट के बीच में दूसरा बॉन्ड अगर बन जाए तो हमेशा क्या होता है? पाई बॉन्ड। और जब भी पाई बॉन्ड बनता है वो हमेशा p ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। ये ऐसा आपको मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, सिग्मा बॉन्ड जो था, एक ये वाला है पाई बॉन्ड, और ये पहला बॉन्ड जो था वो सिग्मा बॉन्ड था। सिग्मा स्ट्रांग होता है और पाई वीक होता है। हम यहाँ इमेजिन कर सकते हैं, इसी के साथ एक पैरेलल फिगर बनाता हूँ मैं। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये तो मैंने सिग्मा बॉन्ड बना दिया। जो पाई बॉन्ड है मैं उसको ऐसे ऐसे इमेजिन करके दिखा देता हूँ आपको कि ये मान लो ऐसे ओवरलैप करके बना होगा। ठीक है, तो प्लेन के ऊपर और नीचे देखो, ये जो p बॉन्ड ऑर्बिटल का शेप है, ये इनको बोलते हैं लोब्स। क्या बोलते हैं? लोब्स। और लोब्स में चार्ज होता है नेगेटिव। तो हम मान सकते हैं कि इसके ऊपर प्लेन के और नीचे प्लेन के कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अगर प्लेन के जहाँ भी एल्कीन या अल्काइन होता है वहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो होते ही हैं, तो उसके प्लेन के ऊपर और नीचे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। अगर ऊपर और नीचे नेगेटिव चार्ज होगा तो वो ऑब्वियस ही बात है किसको ट्रैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल को ट्रैक करेगा कि नहीं करेगा? तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे होता है वो ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास इथीन था, इस इथीन में मैंने मिला दिया HCl। क्या मिलाया बेटा? HCl मिलाया। अगर मैं इथीन में मिलाऊंगा HCl को तो होगा क्या? सबसे पहले HCl दो पार्ट्स में टूटेगा, H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। ये पॉजिटिव वाला पार्ट, ये नेगेटिव वाला पार्ट। तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है उसी को क्या आप इलेक्ट्रोफाइल बोलते हो, और नेगेटिव वाला जो पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, प्लेन के ऊपर और नीचे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो सीधी सी बात है, पहले इन दोनों में से कौन अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ? इलेक्ट्रोफाइल होगा। और इलेक्ट्रोफाइल जब इनकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो होगा क्या? देखो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे मान लो इस तरफ से H पॉजिटिव अटैक कर रहा है। ठीक है, अटैक कर रहा है, तो ये वाला बॉन्ड तो वीक था, ये धीरे धीरे उसकी तरफ शिफ्ट होने लगेगा। पूरा ऐसे बॉन्ड था, पूरा का पूरा ऐसे शिफ्ट होने लगेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया। इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन था नहीं, इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन उसके पास चला गया, और ये वाला कार्बन पहले अपना इस वाले इलेक्ट्रॉन को इससे शेयर कर रहा था, फिर अब इस हाइड्रोजन से शेयर करेगा। कुछ फिगर ऐसा बन जाएगा क्या? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर बॉन्ड बन के अच्छा आ गया कि नहीं आ गया? क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, इधर लिख दूंगा CH3 और यहाँ लिखूंगा CH2। इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन उसके पास चला गया तो इसका लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे, यहाँ मैंने लिख दिया पॉजिटिव चार्ज। अब रिएक्शन में बचा था Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव आएगा, आके इस पर अटैक करेगा और क्या बना लेगा? इधर लिखते हैं हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ लगा देते हैं Cl। क्या मैं इस पूरे कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकता हूँ? इस CH3 को लेफ्ट साइड में लिखता हूँ CH3, यहाँ लिखता हूँ CH2, यहाँ लिखता हूँ Cl। ये एक पूरा अल्काइल ग्रुप बन गया नया C2H5, दैट इज इथाइल, और ये बन गया क्लोराइड। तो ये इथाइल क्लोराइड बना कि नहीं बना? इसका दूसरा नाम क्लोरोइथेन भी होता है। आर वी क्लियर विद दिस? तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? इसमें एक बात ध्यान से रखना, ये जो एल्कीन जो आपने रिएक्टेंट लिया है, क्या ये सिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल में ध्यान से देखो, मैं H को यहाँ जोड़ दूँ और Cl को इस पर जोड़ दूँ तो प्रोडक्ट ये बनेगा। मैं उल्टा भी कर देता तब भी प्रोडक्ट वही बनता। तो सिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर सिमिलर प्रोडक्ट बनते हैं। अब बात करनी है इसकी, जो समझने वाली बात है वो है एसिमेट्रिकल एल्कीन के बारे में। अगर एसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करेंगे, एसिमेट्रिकल मतलब ले लो ऐसे, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन यहाँ बना लेते हैं डबल बॉन्ड। तो यहाँ लिख देंगे हम CH2, यहाँ पे तीन बॉन्ड ऑलरेडी हो चुके हैं तो CH लिखेंगे, और यहाँ लिख देंगे CH3। इसका नाम है प्रोपीन। ठीक है, ये प्रोपीन है। अनसिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि अगर डबल बॉन्ड से मैं इसको तोड़ूंगा तो इधर दो कार्बन आ जाएंगे, उधर एक कार्बन आ जाएगा, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कार्बन का, इसलिए एसिमेट्रिकल है। अगर मैं इसमें HCl मिलाना चाहूँगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे?
HCl में से H पॉजिटिव अलग, Cl नेगेटिव अलग, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट है और ये नेगेटिव वाला पार्ट है। प्लेन के ऊपर और नीचे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है प्लेन के ऊपर और नीचे। सीधी सी बात है, किसको अट्रैक्ट करेगा? H पॉजिटिव को। H पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, तो H पॉजिटिव अट्रैक्ट हुआ, और H पॉजिटिव अट्रैक्ट हुआ तो फिर कहाँ पर जाके जुड़ेगा? क्वेश्चन ये है। यहाँ पर आपको एक रूल याद रखना है, दैट इज़ कॉल्ड मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल हिंदी में समझो, बेसिक भाषा में, नेगेटिव वाला पार्ट हमेशा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो इन दोनों में से अगर देखोगे तो हाइड्रोजन इस पे 1 है और इस पे 2 है, तो Cl नेगेटिव वाला पार्ट तो जाके इस पर अटैच हो जाएगा और ये वाला इस पर अटैच होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहले Cl नेगेटिव अटैच होगा। पहले अटैच कौन होगा? H+E अटैच होगा, क्योंकि ये ऊपर और नीचे कौन सा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज। तो सीधी सी बात है, अट्रैक्ट किसको करेगा? पॉजिटिव चार्ज वाले को करेगा। तो यहाँ H पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया उसने, क्या बना प्रोडक्ट? यहाँ पे H को मैंने यहाँ जोड़ दिया तो ये CH3 बना। तो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हुआ होगा इसके पास, एक एक करके समझा ही देता हूँ। CH3 CH, यहाँ पर CH2 था, और जैसे ही H+ यहाँ पर आया होगा ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट हुआ होगा, तो इसके भी चार्ज आ गया होगा पॉजिटिव। फिर Cl नेगेटिव आके इस पर जुड़ गया होगा, Cl नेगेटिव आया होगा, इस पर अटैक किया होगा, तो प्रोडक्ट बना। इसको हम पूरे को लिख सकते हैं CH3, इसको लिखेंगे CH, यहाँ लिखेंगे Cl, और यहाँ लिख देंगे फिर से CH3। इसकी नेमिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा ये बताओ? मेथ एथ प्रॉप। प्रॉप पे सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है, तो लिखेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन। प्रोपेन क्यों बोला मैंने? हर जगह पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है तो 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। आर वी क्लियर विद दिस? तो एसिमेट्रिकल में रूल कौन सा लगना है? मार्कोनिकॉव्स रूल लगना है, ठीक है। एक केस ऐसा भी आता है जहां पर मार्कोनिकॉफ का उल्टा रूल लगता है। वो कब लगता है? ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास यहाँ पे HBr एसिड होती, हाइड्रोब्रोमस एसिड, मान लो एसिमेट्रिकल हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैं यहाँ पे HBr लगाता। देखो, अगर मैं खाली HBr लगाता तो पक्का मार्कोनिकॉफ रूल ही लगता, लेकिन अगर मैं HBr के साथ पेरोक्साइड भी लगा दूँ, याद रखना दोनों ही होने चाहिए, अगर दोनों में से एक भी एब्सेंट है तो हमेशा मार्कोनिकॉफ लगेगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ उल्टे के लिए, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए पेरोक्साइड के साथ HBr भी होना चाहिए। मतलब क्या एंटी मार्कोनिकॉफ का? मार्कोनिकॉफ बोलता था कि नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो जाके कम हाइड्रोजन वाले पे जुड़ेगा, तो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या बोलेगा कि नेगेटिव वाले पार्ट को ज़्यादा हाइड्रोजन वाले पे जोड़ देते हैं। तो वो जुड़ेगा कैसे? यहाँ लिखेंगे हम CH3, यहाँ लिखेंगे CH, यहाँ लिखेंगे CH2, और नेगेटिव वाले को इस पे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? CH2Br, और पॉजिटिव वाले को इस पे जोड़ेंगे तो क्या लिख देंगे? CH2। आया कि नहीं आया समझ में? तो नाम क्या हो जाएगा इसका? मेथ एथ प्रॉप। प्रॉप में ब्रोमीन लगा दिया तो ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन। आर वी क्लियर विद दिस? यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी है हमें, ठीक है। तो हमारा यहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बारे में कुछ बात को रिवाइंड कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सिंपल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है, और अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है तो कैसे होता है मैकेनिज्म के हिसाब से? सिंपली अगर हम सिमेट्रिकल वाले में ऐड करेंगे तो उसमें कुछ मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम एसिमेट्रिकल वाले की बात करेंगे तो उसके अंदर हमें मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ देखना पड़ेगा। मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से हमेशा एडिशन होगा, सिर्फ एक केस में एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से होगा जब एसिड होगी HBr और साथ में होगा पेरोक्साइड। अगर पेरोक्साइड नहीं हुआ, HBr खाली था, तो मार्कोनिकॉफ लगेगा। क्लियर है? चलो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यहाँ तक खत्म हो गई हमारी। अगला लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से का मैंने आपको एग्जांपल लिखवाया था एरोमेटिक कंपाउंड। क्या लिखवाया था? एरोमेटिक कंपाउंड। तो पहले जान लो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक हो उसके लिए उसको 4 कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, और इन चारों कंडीशंस में अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। पहले कंडीशन है कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, आप पूरा लिखना कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक अपने नोट्स में, ठीक है। दूसरा, ईच कार्बन मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड।
उस स्ट्रक्चर में हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp2। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी तभी स्ट्रक्चर बनेगा प्लेनर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर, स्ट्रक्चर शुड बी प्लानर, शुड बी प्लानर। और जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस रूल को फॉलो करने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इस सीक्वेंस में होना चाहिए। आप एज इट इज कॉपी करके नोट्स बना ले, फिर मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा ये होता क्या, ठीक है। कॉपी कर लिए। इसका एग्जांपल लेते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड का, मान लो बेंजीन। क्या लेते हैं, सिंपलेस्ट एग्जांपल है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दो सबके बीच में, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। आर वी क्लियर? ये 6 कार्बन है। इस कार्बन के देखो 3 बॉन्ड पूरे हो रखे हैं, हर कार्बन ने 3-3 बॉन्ड पूरे किए हुए हैं। एक एक बॉन्ड जो बचा है वो कौन पूरा करेगा, हाइड्रोजन पूरा करेगा। अब ध्यान से सुनो क्या होता है इसके अंदर। ये एरोमेटिक कंपाउंड कैसे हुआ, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। देखो हर कार्बन एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर रहा है, रिंग बना रहा है कि नहीं बना रहा, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हुआ। दूसरी बात, हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालो। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला, जो शायद केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको पढ़ा रखा है। एक दूसरा फॉर्मूला याद रखो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। वैसे मैंने ये वहाँ पे भी पढ़ाया था पहले वाले लेक्चर में, लेकिन फिर भी ध्यान से याद रखो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर भी एक फॉर्मूला होता है हाइब्रिडेशन निकालने का। इस कार्बन को, आप किसी भी कार्बन को उठा लो, इस कार्बन को देखते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए इसने। मैंने आपको बता रखा है 2 एलिमेंट के बीच में जो पहला बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। इसके और इसके बीच का पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, इसके और इसके बीच का पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3। ये तो पाई है ना, और लोन पेयर होगा नहीं इसके पास, क्योंकि आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों शेयर हो रखे हैं। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 3। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2। आर वी क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई? साइक्लिक कंडीशन पूरी हो गई। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 है, तो बाकी सबकी भी देख चेक कर लेना, sp2 ही निकलेगी, ठीक है। और अगर sp2 है तो याद करो sp2 के अंदर हमेशा स्ट्रक्चर प्लेनर निकलता था, ऐसा ट्राइगोनल प्लेनर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, ठीक है। तो यहाँ सारा का सारा एक ही प्लेन में होगा। एक प्लेन का मतलब क्या है, मान लो ये बॉन्ड यहाँ पर है, इस तरफ कार्बन है और इस वाले एंड पर आपके हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन प्लेन के बाहर नहीं होगा, सब कुछ एक ही प्लेन में होगा। मतलब प्लेन बोर्ड के बाहर कुछ नहीं निकल रहा होगा, बोर्ड के अंदर कुछ नहीं होगा। इसका मतलब प्लेनर का ये होता है, सब कुछ एक ही प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। XY प्लेन में या YZ प्लेन में, जिसमें भी लेते हो, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन हो गई पूरी। चौथा पॉइंट था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला, उसको देख लेते हैं क्या होता है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो इन दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड तो ये रहा, दूसरा पाई बॉन्ड यहाँ पे है और तीसरा पाई बॉन्ड यहाँ पे है। टोटल कितने पाई बॉन्ड हो गए, टोटल पाई बॉन्ड हो गए 3। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। पहले इस 4n+2 के अंदर ही क्या करो, आप n की वैल्यू डालना शुरू करो। n की वैल्यू डालते हैं 1 2 3 4, ठीक है। n की वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो आंसर आएगा 6, n की वैल्यू 2 डालेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 2 8 + 2 10, 4 3 12 + 2 14। पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी कंपाउंड में इस सीक्वेंस में होनी चाहिए, 6 10 14। किसी के पास गलती से 4 निकल गए वो एरोमेटिक नहीं होगा। किसी के पास 8 हुए इलेक्ट्रॉन पाई वाले तो वो भी एरोमेटिक नहीं होगा। इसके अंदर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब पाई बॉन्ड 3 है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। तो इस सीक्वेंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये भी क्या हो गया, आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। यहाँ तक पूरी बात समझ में आ रखी है कि नहीं आ रखी है। एक और बात याद रखना, एरोमेटिक कंपाउंड सबसे स्टेबल कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो कोई भी जो स्टेबिलिटी है किसी के पास, वो स्टेबिलिटी लूज तो करना चाहेगा नहीं। तो एरोमेटिक कंपाउंड बहुत स्टेबल होते हैं। इनकी स्टेबिलिटी जब बिगड़ रही होती है तब उसको करेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। अब सिर्फ फोकस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है। देखो भाई ध्यान से, इसका कोई एग्जांपल लिख लेता हूँ मैं आपको, जो आपकी बुक में कहीं आगे जाके दोबारा भी काम आएगा। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। अगर हमें ऐसा कुछ पढ़ना पड़े तो ध्यान से सुनो। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन का मतलब क्या हुआ, ये सिंपल आपके पास बेंजीन था, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन होता है बच्चों।
तो हमने कार्बन कार्बन की जगह सिर्फ यहाँ पे जहाँ मुड़ रहा है ना ये कार्बन होता है, ठीक है। 11th वालों के लिए बता रहा हूँ, 12th वालों को तो पता है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर बना दूँ तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चाहें तो हम यहाँ पे H बना के शो भी कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप सुनो मेरी बात, मान लेते हैं हमें हेलोजन लगाना है, हेलोजन भी मान लो क्लोरीन को बेंजीन पे जोड़ना है, ये खाली बेंजीन था, तो मैं अगर इसमें Cl2 जोड़ दूंगा तो कुछ प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे बन के आता है, और यहाँ निकल जाता है HCl बाहर। इसको बोलते हैं क्लोरो बेंजीन, इसको बोलते हैं क्लोरो बेंजीन। बोल दिया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये सब हुआ कैसे, वही मैकेनिज्म हमें जानना है। सबसे अच्छा, ये रिएक्शन जो होता है वो AlCl3 जैसे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। AlCl3 है वो, साफ हो जाए, ठीक है। आप सुनो, सबसे पहले इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, ये रहा Cl, ये रहा Cl और ये रहा AlCl3। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये कैटलिस्ट का काम करता है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहले ये क्या करता है, इसके पास AlCl3 के पास पता है आपको इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्यों, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 क्लोरीन के साथ अगर वो बॉन्ड शेयर भी कर लेगा तो आउटर मोस्ट में अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन हुए ना, 2 की तो कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है AlCl3, ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को उठाएगा, बीच में शिफ्ट कर लेगा, जिसकी वजह से कुछ बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, AlCl3 यहाँ Cl, Al ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन का लिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो AlCl3 ऐसे लिख सकते हैं इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना के, या तो मैं इसको सीधा लिख दूँ AlCl4 नेगेटिव, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर Cl पॉजिटिव अलग बन गया, बना। और ये जो Cl पॉजिटिव हमारा अलग बना है, क्या पॉजिटिव चार्ज वाले कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो बेंजीन पर कुछ भी जोड़ना है उससे पहले जिस चीज़ को जोड़ना है उस पर प्लस चार्ज लेके आओ। हमें यहाँ पे हेलोजन लगाना था तो मैं पहले हेलोजन पे पॉजिटिव चार्ज लेके आया मैकेनिज्म के थ्रू, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है। सेकेंड स्टेप, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो अटैक कैसे करेगा, सिंपल सा मैकेनिज्म है। ये रहा बेंजीन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे Cl पॉजिटिव इसके पास गया। Cl पॉजिटिव क्या करेगा, वीक वाले बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मान लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से था, यहाँ पर भी इन जगह था, हर जगह पे। ये वीक बॉन्ड है पाई बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन, एक जो इलेक्ट्रॉन था वो इस कार्बन का था और ये वाला कार्बन जो है इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ शिफ्ट हुए तो इनके बीच में बॉन्ड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा ऐसा। यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखो इस कार्बन के 4 बॉन्ड बन चुके हैं, कौन से वाले, सिग्मा बॉन्ड, और 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन हो गई है sp3। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो जाती है sp3। कैसे निकाली, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर वाले फॉर्मूले से। क्या यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए हैं, इसका एक बॉन्ड, इसका एक बॉन्ड, हर एक के साथ इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए कि नहीं हो गए। यहाँ पाई तो बचा ही नहीं, वो पाई वाला तो क्या हुआ, सिग्मा में कन्वर्ट हो गया। तो अगर सिग्मा में कन्वर्ट हो गया तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो गई है sp3। और एक बात याद रखो कि जो एरोमेटिक कंपाउंड थे उसमें हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होनी थी, sp2। अगर वो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होनी थी तो ये एरोमेटिक तो रहा ही नहीं। और एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और जब वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्यों चाहेगा भाई अपनी स्टेबिलिटी लूज़ करना, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर कुछ ऐसा करेगा जिससे वापस वो sp2 में कन्वर्ट हो जाए और वापस एरोमेटिक कहलाए। क्या करना है, यहाँ पे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चले गए और यहाँ से H+ बाहर निकल गया। निकलते के साथ ही क्या हुआ, यहाँ पे बेंजीन का बेंजीन बना लो, बनाने के बाद सिंगल डबल बॉन्ड बना दिए और यहाँ लग गया क्लोरीन। तो जहाँ पर हाइड्रोजन लगा था वहाँ पर क्लोरीन लग गया। ध्यान से सुनो, ओवरऑल Cl पॉजिटिव आया, अटैक किया और क्या बाहर निकाल दिया, H+। तो एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्सटीट्यूट कर दिया कि नहीं कर दिया, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। आई होप क्लियर हो गया सारा कुछ, ठीक है। तो सारी बात याद रखनी है आपको, और कुछ तो प्रॉब्लम है नहीं इसके अंदर। चलो
ये दोनों बातें आपने क्लियर हो गई आपकी। अगली टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके बाद। अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये किसने शो किया था? एल्डिहाइड एंड कीटोन ने। पहले जनरल फार्मूला याद रखो एल्डिहाइड कीटोन का क्या होता है। एल्डिहाइड हो, कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उन तीनों में ये वाला ग्रुप बड़ा कॉमन होता है। इसका नाम होता है कार्बोनिल ग्रुप। इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन के ऊपर तो माइनस चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई भी एल्डिहाइड लिख लेते हैं। मान लो हमने यहाँ लिख दिया R, यहाँ लिख दिया H, ये एल्डिहाइड हुआ। और अगर मैं H को हटा के R लगा देता तो बन जाता कीटोन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखते क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल पे खुद पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। देखो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं इसमें मान लो मैं मिला दूँ HCN, क्या मिला दूँ? HCN। ये दो पार्ट्स में टूटेगा, H पॉजिटिव CN नेगेटिव। अब हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी है, ये नेगेटिव चार्ज वाला इस पॉजिटिव वाले को पहले अट्रैक्ट कर ले और फिर ये जाके इस पर अटैच हो जाए। हमें करना कुछ नहीं है, पॉजिटिव को नेगेटिव पे जोड़ना है, नेगेटिव को पॉजिटिव पे जोड़ना है। सिंपल सी बात याद रखो, ये जाके यहाँ जुड़ सकता था, ये वाला यहाँ के यहाँ जुड़ता है। फिर हम इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अगर जुड़ा तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, है ना। देखो होता क्या है, हमेशा रिएक्शन वहाँ से प्रेफर होना शुरू होता है, रिएक्शन वहाँ से प्रोसीड होगा जहाँ पर कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो। तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, मैंने आपको पढ़ाया था कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन में। तो रिएक्शन इसके थ्रू प्रोसीड होगा। तो पहले कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस पे जाएगा। जब ये जाके इस पे अटैच होगा, देखो कार्बन के चारों बॉन्ड यहाँ पे पूरे हो रखे हैं। तो जब CN नेगेटिव जाके इस पर अटैक करेगा तो ये चार बॉन्ड तो पहले से बने हुए हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज जब इसको देगा तो ये वाला जो बॉन्ड है ऑटोमेटिकली ऊपर शिफ्ट कर जाएगा पूरा का पूरा। तो जब ये अटैक करेगा इस पे जाके तो ये क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा, ऊपर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ H, यहाँ पे R और यहाँ आ जाएगा CN। आया? अब यहाँ पर जाके H+ जो है वो अटैच होगा और क्या बना लेगा? OH। तो ये बन जाएगा अल्कोहल। आया कि नहीं आया? यहाँ तक की बात क्लियर हुई? कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा आपको। असल में इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। इस प्रोडक्ट का नाम होता है साइनोहाइड्रिन, जो कि आपको एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बस अभी इतना ही याद रखो। सिंपल क्या होता है, पहले नेगेटिव चार्ज वाला जाके यहाँ अटैच होता है पॉजिटिव वाले कार्बन पे। वो पॉजिटिव वाला कार्बन ऑक्सीजन की तरफ नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट कर देता है। तो जो बचा कुछ पॉजिटिव वाला पार्ट है वो ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाएगा। इतना होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, सारे एग्जाम्पल्स रटने हैं आपको एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर बस। ठीक है, चलो जो अगला मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के पर्पज़ से, क्योंकि उसके अंदर कई सारे डिस्क्रिप्शन में सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझाया हुआ है। तो उस पर ध्यान से देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहली बात याद रखना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब एक नेगेटिव चार्ज वाला दूसरे नेगेटिव चार्ज वाले को बाहर निकालेगा और खुद जाके उसकी जगह बैठ जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो ये हुआ, नेगेटिव वाला आएगा, नेगेटिव वाले को सब्स्टिट्यूट करेगा। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक वाले सब्स्टिट्यूशन में एक इलेक्ट्रोफाइल आया था और वो पॉजिटिव चार्ज वाले को बाहर निकाल रहा था। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में याद रखना पहली बात, ये दो टाइप का होता है। एक होता है सिंपल SN1 और दूसरा होता है SN2। एक हुआ SN1, दूसरा हुआ SN2। तो SN1 SN2 का चक्कर क्या होता है वो देखो ध्यान से। SN1 SN2 का क्या चक्कर है? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप 1, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप 2 है। ठीक है, होता क्या है इसके अंदर वो ध्यान से सुनते हैं। हम कोई भी मैंने इसका एग्जांपल आपको बताया था RX। कोई भी अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो इस वाले रिएक्शन को शो करते हैं, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, या हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं इसको आप। तो मान लो हमारे पास एक कार्बन है, इस कार्बन में क्या था, इस कार्बन में 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए थे और यहाँ मान लो हेलोजन लगा हुआ था, लगा हुआ है।
वेरी गुड। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। जब इस अल्काइल हैलाइड को, ये पूरा एक अल्काइल हैलाइड है, बस 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है उस पर 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं। अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन लगाता और 2 अल्काइल ग्रुप रह जाते तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो जाता, और सारी जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन होते तो सिंपल वाला हो जाता। जितने अल्काइल ग्रुप उतने डिग्री बना लेना, सिंपल सी बात है। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हमारे पास था। स्टेप्स की बात करते हैं। पहला स्टेप कौन सा होता है? अगर मैं इसके अंदर कोई देखो पहले सिंपल समझ लो होता क्या है इस रिएक्शन में। मैं एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ लगा लेता हूँ। कार्बन और हेलोजन में हमें मालूम है हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसमें माइनस चार्ज लगाएंगे और इस पर लगा देंगे पॉजिटिव चार्ज। लगा दिया तो ये नेगेटिव चार्ज वाला हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज वाला हो गया। इस न्यूक्लियोफाइल को उठा के इस एक्स की जगह लगाना है और कुछ नहीं करना। तो कुछ प्रोडक्ट हमारा ऐसा बनेगा आखिरी में, आर आर आर, और यहाँ लिख देंगे न्यूक्लियोफाइल, लिखा, और बाहर निकल जाएगा एक्स नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज को रिप्लेस कर देगा। दैट्स इट, खत्म। अब सुनो हुआ कैसे सारा कुछ, वो ध्यान से समझना है। कुछ ऐसे हुआ था हमारे पास, कार्बन अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे लिखेंगे एक्स, यहाँ लिख देंगे न्यूक्लियोफाइल, और हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेगा, आर आर आर, और यहाँ पे लगा देंगे न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? अब ये जो बना हमारा, वो बना कैसे, ध्यान से सुनना। पहला स्टेप क्या होता है इसके अंदर? फर्स्ट स्टेप लिख लेना। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले स्टेप में ये जो हेलोजन है वो अपने आप को डी अटैच करता है इस कार्बन से, और ये डी अटैच कर लेगा इससे तो कार्बन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। क्या यहाँ पे कार्बोकेटायन बना है हमारा? क्या बना? कार्बोकेटायन। अब इस कार्बोकेटायन में जो हमारा कार्बोकेटायन बना है, सॉल्यूशन में साथ में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल को ना 2 चांस मिल गए अटैक करने के इस कार्बन पर। या तो वो उसी साइड से अटैक करे जहाँ पे हेलोजन पहले से जुड़ा हुआ है, या तो उसके बैक साइड से अटैक करे। जिस साइड पे पहले से हेलोजन जुड़ा है उसको बोलते हैं फ्रंट साइड, और उसके अपोजिट साइड को बोलते हैं बैक साइड। तो न्यूक्लियोफाइल के पास 2 ऑप्शन है, वो फ्रंट साइड में अटैक कर सकता है, बैक साइड में अटैक कर सकता है। तो अगर वो फ्रंट साइड में अटैक करेगा तो कुछ प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, और बैक साइड में अटैक करेगा तो कुछ प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। इसका फिगर जो है बिल्कुल एग्जैक्टली उससे मैच करता है जो स्टार्टिंग में हमने लिया था। देखो एक्स की जगह बस न्यूक्लियोफाइल तो लगा है, शेप तो सेम है ना। इस प्रोडक्ट को बोलते हैं रीटेंटेड प्रोडक्ट या रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। शायद आए ना आए, पता नहीं क्लियर है कि नहीं वीडियो में, क्योंकि कैमरा थोड़ा दूर है, समझ जाना। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या रिटेंटेड प्रोडक्ट, इसका शेप उल्टा आया है तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में है? आपसे कोई पूछ ले कितने कितने मात्रा में बनते हैं दोनों के दोनों, इनका रेशो क्या रहता है, तो रहता है 50:50। अगर 50% ये बनेगा तो 50% वो बनेगा, क्योंकि अटैक का चांस भी 50-50% था ना दोनों तरफ। 50% अटैक आगे से हो सकता है, 50% अटैक पीछे से हो सकता है, तो 50:50 में ना। इस 50:50 मिक्सचर को बोलते हैं हम, इस 50:50 मिक्सचर को बोला जाता है रेशमिक मिक्सचर, RACEMIC, रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं इसको। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, तो मैंने स्टेप लिखे थे। स्टेप में पहले क्या था, हेलोजन बाहर निकला था, डी अटैच हुआ था अपने आप से, और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ था। ऐसे ही हुआ था ना? याद रखना, ये जो पहला स्टेप था इसका डी अटैच होने वाला, ये स्लो स्टेप होता है इसके अंदर। क्या होता है? स्लो स्टेप। और ये वाला फास्ट स्टेप था। अब ध्यान करो कुछ बात का, मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स में रेट लॉ समझाया था, तो 12th वालों को स्पेशली। तो रेट लॉ में आपको समझाया हुआ है कि जो स्लो स्टेप होता है उस पर रिएक्शन डिपेंड करता है। तो बताओ, अगर मैं स्लो स्टेप की बात करूं तो स्लो स्टेप में कुछ ऐसा हुआ होगा, RX जो है वो कन्वर्ट हुआ होगा R पॉजिटिव में और X नेगेटिव में। यहाँ से हेलोजन बाहर निकला था ना, तो ये स्लो स्टेप है। तो स्लो स्टेप में रिएक्टेंट RX है कि नहीं है? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा इसके लिए? रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा
रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा किसके बराबर, के इंटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1। यहाँ रेट इसका ऑर्डर निकल के आ रहा है 1, इसीलिए हम इसको SN1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SN1। तो डिपेंड करता है ये ऑर्डर पे कि किस ऑर्डर में रिएक्शन आया, उसके हिसाब से हमने SN1 लिख दिया यहाँ पे। यहाँ तक बात समझ में आई। प्रोडक्ट क्या बनता है, रेसिपिक मिक्सचर बनता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। और कुछ बातें इसके अंदर एनहांसोमर्स वाली समझा दूँ क्या, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका है आपको। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा इसके अंदर, मतलब देखो ओवरऑल तो यही है ना कि RX को हटा के हमने न्यूक्लियोफाइल लगाया है, तो हमारे पास RNU बन गया और X नेगेटिव बाहर निकल गया। तो अगर आपसे कोई पूछ ले इसमें कौन सा अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला, सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा, तो आपने एक चीज़ देखी, जब ये रिएक्शन हुआ था तो R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, और R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही सबसे पहले रिएक्ट करेगा। रिएक्शन के बीच में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये जो कार्बोकैटायन है वो रिएक्शन के बीच में बन रहा है। देखो जो स्टेबल है वो तो कभी रिएक्ट करता ही नहीं है, जो स्टेबल है वो क्यों फालतू रिएक्ट करेगा। मैंने पूछा यहाँ पे बीच में, रिएक्शन के बीच में जब कार्बोकैटायन बनता है तो रिएक्शन के बीच में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। भाई 4 टीचर कहीं डेमो देने जा रहे हैं किसी क्लास के अंदर, तो सबसे पहले डेमो कौन देना चाहेगा, जो क्लास के बीच में ज़्यादा स्टेबल होगा वो सबसे पहले क्लास में रहेगा ना। तो होता क्या है कि कार्बोकैटायन जो बीच में बनता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल किसका है, 3 डिग्री वाला। कार्बोकैटायन का ऑर्डर पढ़ा रखा है आपको 3 to 1। तो सबसे ज़्यादा कार्बोकैटायन जिसका स्टेबल होगा वही अल्काइल हैलाइड सबसे पहले रिएक्ट करेगा। तो अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी हो जाएगा इसमें 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यहाँ तक की पूरी बात क्लियर हो गई आपको। गुड। अब बात करते हैं SN2 की। SN2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, मान लो यहाँ पे ये है H और यहाँ एक सिंपल अल्काइल हैलाइड है, सिंपल वाला 1 डिग्री भी नहीं है, सिंपल है, क्योंकि एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं लगाया मैंने। यहाँ पे सिंपल क्या लगाया मैंने, हाइड्रोजन लगाया। यहाँ पर क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, सिंपल बैक साइड से अटैक करेगा, कार्बन के इस वाले हेलोजन को बाहर निकालेगा और खुद जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा, H, यहाँ लगा दो न्यूक्लियोफाइल और बाहर निकाल दो हेलोजन, निकाल दिया, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, हेलोजन निकल गया बाहर। तो न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक नेगेटिव वाले ने दूसरे नेगेटिव वाले को बाहर निकाल दिया। अब ध्यान से सुनो, इसके अंदर ये जो होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। और सिंगल स्टेप के अंदर क्या ये और ये दोनों के दोनों हमारे पास रिएक्टेंट है। तो हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, साथ में RX है, और प्रोडक्ट हमारा बनता है RNU प्लस X नेगेटिव। एक सिंगल स्टेप का रिएक्शन है तो दोनों के दोनों ही रिएक्टेंट का काम करेंगे। तो इसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास K इंटू न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन और RX की कंसंट्रेशन। पावर दोनों की 1 है, तो ऑर्डर कितना हो गया 2, इसीलिए यहाँ लिखते हैं SN2। क्लियर है। यहाँ पर हमेशा न्यूक्लियोफाइल को आप देख रहे हो हमेशा बैक साइड से अटैक करता है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, हमेशा इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। तो इस वाले केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है इन्वर्टेड प्रोडक्ट ओनली, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। समझ में आया, एक हुआ रिटेंटेड प्रोडक्ट, एक हुआ इन्वर्टेड प्रोडक्ट। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई आपकी। तो कुछ बचा इसमें नहीं, तो अभी इतना याद रखो। तो ऐसे ना SN2 तो क्लियर हो गया, टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 12th क्लास को अलग से वीडियोस दूंगा और 11th को अलग। तो अभी ये कॉमन है दोनों के लिए, तो इसको भी पहले क्लियर करो। कोशिश करो इन सारे मैकेनिज्म करने के बाद जो मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा PDF की फॉर्म में 2-3 दिन, तो उनको पहले ट्राई करते रहना ताकि बेसिक्स कर क्लियर हो जाए, फिर आपको आगे पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, थैंक यू।